आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एंड मेंशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है और इसी का रिएक्शन 2,4-DNP हाइड्रोक्सिल अमीन टॉलेंस रिएजेंट सोडियम बाइसल्फाइड से करा रहा है। अब बोल रहा है कि यह रिएक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसके बारे में बताइए। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन होंगे, नेगेटिव मतलब रिएक्शन नहीं होगा। चलिए सोचिए, तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, तो पहले ग्लूकोज सोचिए। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज इसी ग्लूकोज के ऊपर जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हो, और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बनता क्या है? CHO 1 2 3 और 4, यहाँ CH2OAC, यहाँ OAC, यहाँ OAC, यहाँ OAC, यहाँ OAC, ऐसा बना लोगे H H H H, ऐसे बन गया। यही बनता है पेंटाएसिटाइल या ग्लूकोज। ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मतलब अल्कोहल के एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके OCOCH3 इसको मैंने ऐसे बना दिया। और इसी को लेकर क्वेश्चन की बात वो कर रहा है। सोचिएगा, इसके रिएक्शन में कुछ ट्विस्ट है। और ट्विस्ट क्या है कि इतना सारा एसाइल ग्रुप आने की वजह से स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया, और जब स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया तो नॉर्मल जो एल्डिहाइड के रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस ही नहीं देता है। और जो नहीं देता है मतलब इस पर्टिकुलर का अगर 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन निगेटिव, अगर हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे ये रिएक्शन निगेटिव, अगर टॉलेंस के साथ रिएक्शन कराओगे ये रिएक्शन निगेटिव, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन भी निगेटिव। अब इसी को देख लेना है, और जो इसी को देख लेना है तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, सब नेगेटिव की बात कर रहा है, यही सही है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर हमारा कौन सा है? बी है। तो ये इंफॉर्मेशन ग्रुप में याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के ऊपर 2,4-DNP डाला जाए, हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन किया जाए, टॉलेंस की बात किया जाए, सोडियम बाइसल्फाइड की बात किया जाए तो रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया। नॉर्मल पिक्चर बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड है तो 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, मतलब रिएक्शन पॉजिटिव। हाइड्रोक्सिल अमीन से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना लेता है, मतलब पॉजिटिव। टॉलेंस एल्डिहाइड का टेस्ट है, पॉजिटिव। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वो एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, पॉजिटिव। तो बच्चा सोच सकता है पॉजिटिव, लेकिन रिएक्शन कैसा है? नेगेटिव। तो यही तो सपोर्टिंग फैक्टर है कि यार एल्डिहाइड के अलावा भी कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से रिएक्शन नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन सपोर्टिंग फैक्टर कि कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बात हो रही होगी। तो इंफॉर्मेशन ग्रुप में याद रखना है कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के ऊपर इस सारे रिएक्शन नेगेटिव होते हैं। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है XD एल्डोपेंटोज है, इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन से हमको एल्डेरिक एसिड बनाना है जो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और पूछ रहे X कैन बी। आपके पास ये 3 अलग अलग तरीके के एल्डो आपके 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर है। एनालाइज करिए, जब एल्डोपेंटोज शुगर के ऊपर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड करता क्या है? नाइट्रिक एसिड इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके भी इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों का ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये भी एसिड में जाने वाला है, ये भी एसिड में जाने वाला है, ये भी एसिड में जाने वाला है, और ये भी एसिड में जाने वाला है। मतलब जब इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो COOH 1 2 3, और यहाँ अगेन COOH OH 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 H H H, ये मिलने वाला है। इसके ऊपर जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो इससे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन से ये आपका एसिड 1 2 3, यहाँ आपका एसिड ऐसे बना, यहाँ आपका OH, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH, H और H ऐसे बनेगा। इसके ऊपर जब आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या होगा? ये एसिड 1 2 3, यहाँ भी हो गया आपका एसिड, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH और ये H ऐसे बन गया। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो एल्डरिक एसिड होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले वाले केस में देखो, और यहाँ पे अगर मिरर डाल दें तो प्लेन सिमेट्री है।
तो यह कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन इधर देखो, इधर मेरे डालोगे तो OH इधर H है, ऐसे मतलब इधर OH इधर H है, तो ये है क्या, प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं दिखा रहा है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मतलब इसी को लेकर आगे बढ़ना है। इसको अगर देखते हैं तो यहां भी ऐसे काट दें तो OH की इमेज OH पे, H की इमेज H पे, यहां भी प्लेन सिमेट्री आ गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन गया। तो यहीं से ट्विस्ट मिलता है कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट बनाइए और फिर देखिए कि उसके अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, और जो प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगा तभी आप बोलोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, चौथे में बोल रहा है कि ऑल ABC, जो कि गलत है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस ए ऑप्शन ग्लिसरॉल्डिहाइड, बी ऑप्शन ग्लूकोनिक एसिड, सी ऑप्शन सैकरिक एसिड और डी ऑप्शन ग्लूकारिक एसिड। चलिए सोचिएगा, ग्लूकोज रिएक्ट विद, तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। यहां हो गया CHO 1 2 3 4, यहां हो गया आपका CH2OH, यहां हो गया OH, ये आपका OH, ये H, यहां OH, ये H, यहां OH, ये H और ये H, ये बन गया आपका डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज आपने बना दिया। इसी डी ग्लूकोज के ऊपर आप ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रहे हो। ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ब्रोमीन वाटर इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बाकी सब कुछ को सेम रखता है। तो उसका ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब कहानी में जो किरदार आया वो किरदार कैसे आया, कहानी में CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, यही तो बना। अब यहां पे दे रहा है नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड। बस यही आपको याद होना चाहिए कि इस कंपाउंड का क्या नाम है। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। और एक बार अगर आपको नाम और स्ट्रक्चर मालूम है तो आंसर आसान है। अब क्वेश्चन आया तीसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है आपका CHO, यहाँ OH, ये H और यहाँ CH2OH, इसको बोलते क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब क्वेश्चन आता है कि सर सैकरिक एसिड क्या होता है, ग्लूकारिक एसिड क्या होता है। तो सैकरिक एसिड ग्लूकारिक एसिड एक ही होता है कि जब इधर और इधर दोनों तरफ ऑक्सीडेशन करा दें और दोनों तरफ ऑक्सीडेशन कराकर दोनों को एसिड में कन्वर्ट कर दें, मतलब इधर भी एसिड हो गया, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H। तो ये जो कंपाउंड है यही कंपाउंड कौन सा है, ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड। और इसी कंपाउंड को हम बोलते क्या है, सैकरिक एसिड। तो अगर कभी सैकरिक एसिड के नाम से आ जाए, कभी ग्लूकारिक एसिड के नाम से आ जाए, तो दोनों एक ही है। तो याद रखिएगा कि जो केवल एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाकी का ऑक्सीडेशन नहीं है तो ग्लूकोनिक एसिड है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दोनों का ऑक्सीडेशन करके इस तरह की स्पीशीज बना रहा है, तो इसका नाम क्या है, ग्लूकारिक एसिड या सैकरिक एसिड। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ग्लूकोज रिड्यूसेस, पहला टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और चौथा ऑल। सोचिएगा, अगर एक बार इसका स्ट्रक्चर मालूम होगा तो क्वेश्चन करना इजी है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर क्या है, CHO 1 2 3 4 और यहाँ आपका CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, यही है। इसी को बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलना है, डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज के अंदर देखा जाए तो कायदे से है क्या, कायदे से है इस पूरे पार्ट को R मान लो, तो R मान लो तो RCHO, मतलब कहानी के अंदर एल्डिहाइड है। और जो एल्डिहाइड है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वीक है, इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो सकता है और इंसर्ट हो गए इस पर्टिकुलर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा सकता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में टॉलरेंस रिएजेंट भी यूज होता है, फेलिंग सॉल्यूशन भी यूज होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यूज होता है। दैट मीन चारों को लेकर इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं और इन पर्टिकुलर ग्लूकोज रिड्यूसेस, ग्लूकोज इन सब का क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देगा और ग्लूकोज इन पर्टिकुलर का रिडक्शन कर देगा। बताओ क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे, गुड।
आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। चलिए सोचिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एसिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां से आते हैं, दिमाग में बैठाइए। अगर कभी एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए तो पहले लेवल पे OH, ये H और ये OR, मतलब जो एक ही कार्बन पर आपका OH OR आते हो और अगर एल्डिहाइड या कीटोन से डेराइव है तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। इसके ऊपर एक बार फिर से अल्कोहल का रिएक्शन हो जाए तो फिर से अल्कोहल का रिएक्शन हो जाए तो यहाँ OR, H या R और यहाँ भी OR, मतलब जो एक ही कार्बन में दो OR आ जाए इस तरह कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एसिटल या कीटल। कीटोन से आएगा तो कीटल, एल्डिहाइड से आएगा तो एसिटल और यहाँ पर हेमी एसिटल हेमी कीटल। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हेमी एसिटल, तो हेमी एसिटल मतलब क्या है, एक ही कार्बन पे OH हो, H हो, OR हो, R हो, अगर ऐसी चीज दिखाई देती है तो हेमी एसिटल है और ऐसी चीज दिखाई नहीं देती है हेमी एसिटल नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के बारे में सोचो, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है R और ये क्या है OR। तो कहानी के अंदर एक ही कार्बन पे OH और OR मौजूद है, एल्डिहाइड से आया है, ये हेमी एसिटल है। बी में सोचो, इसको सोचो, इस कार्बन पे यहाँ H है, यहाँ OH है, ये OR है और ये R है, दैट मीन्स इस कार्बन में हेमी एसिटल है। लेकिन जब इसको सोचोगे और इस कार्बन पकड़ो तो इधर OR, इधर भी OR, इधर H और R, मतलब एसिटल लिंकेज है। इसको पकड़ो, इस पर्टिकुलर पकड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या है, इधर OR, इधर OR, इधर R, इधर R, ये आपका कीटल लिंकेज है। तो यहाँ पे कीटल लिंकेज है, यहाँ पे आपके एसिटल लिंकेज है, लेकिन हेमी एसिटल नहीं है, तो नहीं है, यही हमारा आंसर है। और अगर आप डी में सोचो और इस कार्बन के ऊपर फोकस करो, इधर OH है, इधर OR है, इधर R है, इधर R है, दैट मीन्स यहाँ पे हेमी एसिटल वाली बात आ रही है, हेमी कीटल वाली बात आ रही है, दैट मीन्स समझ सकते हो। तो जहां एसिटल, जहां हेमी एसिटल हेमी कीटल नहीं है वो कहानी कौन सी है, सी वाली है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। तो याद रखिएगा कि जब एक ही कार्बन पर OH और OR है इसको बोलते क्या है, हेमी एसिटल, लेकिन जब एक ही कार्बन पर OR है तो क्या बोलते हैं, एसिटल। याद रहेगा, गुड। आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है डी फ्रक्टोज के ऊपर रेड फॉस्फोरस HI का रिएक्शन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। पूछ रहे प्रोडक्ट्स आर, ए ऑप्शन N हेक्सेन, बी ऑप्शन 2 आइडोहेक्सेन, सी ऑप्शन N हेक्सेनॉल और डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। सोचिए, डी फ्रक्टोज, तो पहले डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ये हो गया CH2OH, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ये है क्या, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। इसी डी फ्रक्टोज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, HI रेड फॉस्फोरस को यूज कर रहे हैं। तो HI रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन के लिए, अगर कहानी में अल्कोहल है और अल्कोहल पे HI और रेड फॉस्फोरस डाला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग RH बना लेता है। अगर कहानी में एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के ऊपर अगर रेड HI और रेड फॉस्फोरस डाला तो RCH3 बना लेता है। अगर कहानी के अंदर कीटोन है और कीटोन के ऊपर अगर HI रेड फॉस्फोरस डाला तो यहां से RCH2R ऐसा बना लेता है। तो होगा क्या, ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH2 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 CH3। तो कितने कार्बन है, कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का 2 4 6 N हेक्सेन, N हेक्सेन बना लेगा, ये देखना है। तो पहला बोल रहा है N हेक्सेन, ये ठीक है, दूसरा बोल रहा है 2 आइडोहेक्सेन, आयोडीन तो चाहिए नहीं, और तीसरे बोल रहा है कि N हेक्सेनॉल अल्कोहल, ये भी नहीं चाहिए, और A एंड B बोथ, ये भी छोड़ दीजिए। तो याद रखिएगा कि डी फ्रक्टोज के ऊपर या डी ग्लूकोज के ऊपर जब HI रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग N हेक्सेन बनता है। ये सपोर्टिंग फैक्टर होता है कि फ्रक्टोज के अंदर C6H12O6 है, तो 6 कार्बन लंबी स्केलेटन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर ईथर लिंकेज भी नहीं है। तो ये कुछ रिएक्शन सपोर्टिंग फैक्टर होते हैं कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। बताओ फ्यूचर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।
आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है फाइंड ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही या गलत है, यही बताना है। ये ऑप्शन कह रहा है ऑल मोनोसेकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। दूसरा, ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। सी ऑप्शन बोल रहा है यस 3 a pair of diastereomeric aldose which differ only at configuration at C2 are enomer। और S4 बोल रहा है ओसाजोन फॉर्मेशन destroys the configuration at C2 of an aldose but does not affect the configuration of rest of the molecule। चलिए सोचते हैं। All monosaccharides whether aldose और कीटोज are reducing sugar। तो ऑल मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे उसका साइक्लिक फॉर्म ही क्यों ना हो। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सब क्या होते हैं मोनोसेकेराइड। और इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो इस पर्टिकुलर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर्स होते हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड हो या आपका कीटोन्स हो, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड कीटोन्स मौजूद हैं, इसका हेमी एसिटल फॉर्म मौजूद भी है, वो सारे के सारे शुगर को क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ऐसा शुगर जिसके अंदर आपका कीटल लिंकेज मौजूद है या एसिटल लिंकेज मौजूद है, तो इस तरह के शुगर को क्या बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जब फ्री एल्डिहाइड हो, फ्री कीटोन हो, ठीक है, हेमी एसिटल हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं रिड्यूसिंग है। तो दैट मींस ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज, ये भी सही है। क्यों सही है कि जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज के अंदर CHO है 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H। और इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो ये ब्रोमीन वाटर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया और नीचे सब कुछ सेम है। तो यहाँ आपका CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, H और ये H ऐसे बना लेगा। मतलब जो एल्डोज शुगर होगा इसका तो ऑक्सीडेशन कर देगा, लेकिन गलती से अगर फ्रक्टोज हुआ, CH2OH है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 है और यहाँ CH2OH है, OH OH और ये H, ये OH H और H ये है, इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डालोगे तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो एक के द्वारा रिएक्शन हो रहा है, दूसरे के द्वारा रिएक्शन नहीं हो रहा है, दैट मींस डिस्टिंक्शन हो जाएगा। तीसरा, a pair of diastereomeric aldose which differ only at configuration C2 are enomer, ये गड़बड़ कह रहा है। एनोमर नहीं होंगे बल्कि वो क्या होंगे एपिमर। मतलब कि अगर आपने ग्लूकोज लिया कि आपका CHO है 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H और यहाँ OH, आपने ऐसे बना लिया, ऐसा बना लिया, यह है क्या डी ग्लूकोज। अगर आपने C2 पे चेंज किया 1 2 3 4, यहाँ कर दिया OH इधर और बाकी सबको सेम रखा, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, ये H, यहाँ हो गया OH H H और यहाँ हो गया CH2OH, ये क्या होता है डी मैनोस। तो ऐसा शुगर जिसमें एक ही कायरल कार्बन पे अगर अंतर हो रहा हो और अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो, इनको इपिमर बोलते हैं, एनोमर नहीं बोलते हैं। एनोमर की बात तब आएगी जब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के डिफरेंशिएशन की बात आएगी। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर हैं, लेकिन ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या है इपिमर है। अच्छा इपिमर है तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। बोल ही तो रहा है कि पेयर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक एल्डोज व्हिच डिफर एट ओनली वन कायरल सेंटर, C2 कायरल सेंटर पे आर कॉल्ड एज एनोमर। लेकिन है क्या ये C2 इपिमर है, मतलब ये गलत है। और चौथा, ओसाजोन फॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द कॉन्फिगरेशन C2 of the aldose but does not affect the configuration rest of the molecule, ये भी ठीक है। मतलब कि चाहे हम ग्लूकोज को लेकर रिएक्शन कराएं, चाहे हम मैनोज को लेकर रिएक्शन कराएं, चाहे हम आपका फ्रक्टोज को लेकर रिएक्शन कराएं, अगर इनका रिएक्शन अगर आप आपका फिनिल हाइड्राजीन के द्वारा कराते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ग्लूकोज होगा तो ये H हट के यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, और जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है तो रिएक्शन करके CH डबल बॉन्ड ये N और ये आपका NH और ये PH ऐसे बना लेगा ऊपर भी, और यहाँ C डबल बॉन्ड N और ये हो गया NH PH ऐसे बना लेता है। और बाकी सबको सेम है, CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H,
यहाँ OH H और ये H ऐसा बन गया। इसी को जो बोलते हैं बेटा, ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं ओसाजोन। क्या बोलना है? ओसाजोन। तो चाहे ओसाजोन इस ग्लूकोज का बनाया जाए, चाहे ओसाजोन इस फ्रक्टोज का बनाया जाए, चाहे ओसाजोन इस मैनोज का बनाया जाए, तीनों से जो कंपाउंड बनने वाला है वो सेम बनने वाला है। मतलब C2 अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा, C2 अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन नीचे वाले अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो दैट मींस ये स्टेटमेंट भी ये क्या है? सही है। तो S1 S2 S4 तो सही है, S3 गलत है, S3 गलत है, खोजिए S3 गलत है, दैट मींस आंसर C। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि किससे एनोमर कहना है और किससे इपिमर कहना है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है कीटोन डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएक्शन बट फ्रक्टोज विथ कीटो ग्रुप रिड्यूसेस इट, इट इज एट्रीब्यूटेड टू। क्यों होता है? पहले ऑप्शन बोल रहा है इनोलाइजेशन ऑफ कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज एंड देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डिहाइड ग्रुप in presence of OH which is present in tolerance reaction। दूसरा है कि ये जो CH पे OH है ग्रुप which is also oxidized to keto group। तीसरा both statements are correct और चौथा none statement is correct। सोचिएगा, पहले हम बात करते हैं कि कीटोन डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएक्शन। कीटोन का टॉलरेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। सॉरी, कीटोन का टॉलरेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, एल्डिहाइड का होता है, और वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन फ्रक्टोज का रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसी के बारे में पूछ रहा है। तो जब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। और सोचिए, सारा का सारा खेल जो है वो खेल यहीं पर है। होता क्या है? यही पहले टॉटोमराइज कर जाता है, और जब ये टॉटोमराइज कर गया तो टॉटोमराइजेशन से क्या मिला? यहाँ H में, इस OH में तो कोई अंतर है नहीं, ये C और यहाँ OH में अंतर है नहीं, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ हो गया आपका वैसे ही, ये आपका CH2OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका H, ये OH H और ये H ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से ये H यहाँ आ जाए एल्डिहाइड बना लेगा, और यहाँ से H यहाँ चला जाए तो फिर से वही कीटोन बना लेगा। तो होता क्या है कि इन डाइऑल में यही आपका हाइड्रोजन इधर से इधर शिफ्ट होता है, और जब इधर से इधर शिफ्ट होता है तो कहानी के अंदर H डबल बॉन्ड O, यहाँ CH, यहाँ OH, और यहाँ आपका CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और ये H बन गया। कभी OH इधर हो गया तो ग्लूकोज बन जाएगा, और कभी OH इधर बन गया तो मैनोज बन जाएगा। मतलब कहानी के अंदर ग्लूकोज और कहानी के अंदर मैनोज। तो बीट ये आपका डी ग्लूकोज और डी मैनोज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? यही आपका इनोलाइजेशन हुआ, इनॉल बनाया, और इनॉल बना के फिर से बैक एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। तो यही तो आपका इस स्टेटमेंट में कह रहा है, इनोलाइजेशन ऑफ कीटो ग्रुप। इस कीटो ग्रुप का पहले क्या हो रहा है? इनोलाइजेशन हो रहा है। इनोलाइजेशन ऑफ कीटो ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज एंड देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एल्डिहाइड, then its transformation into aldehyde group in the presence of OH which is present in the tolerance reaction। तो जो आंसर निकल के आया आंसर क्या है? A। तो ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि नॉर्मल कीटोन टॉलरेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉटोमराइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इधर चले जाते हैं, ये इस तरह का रिएक्शन देते हैं। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है डी ग्लूकोज ऑन ट्रीटिंग विथ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव मिथाइल ग्लूकोसाइड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इसी डी ग्लूकोज के ऊपर मिथेनॉल का रिएक्शन है, यही मिथेनॉल इस एल्डिहाइड पर अटैक किया है और अटैक करके इसका एसिटल फॉर्म बनाया है। होता क्या है? नॉर्मल पिक्चर में कर दिखाएं तो कहानी में एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के ऊपर कभी अल्कोहल का रिएक्शन होगा, तो अल्कोहल का रिएक्शन से पहले ये अपना हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है, और फिर से एक बार रिएक्शन होगा कि कहानी के अंदर अपना एसिटल फॉर्म, ये एसिटल फॉर्म बनाता है। जो एक ही कार्बन 2 OR आ जाए तो बोलते हैं कि एसिटल फॉर्म, और जो एक ही पे आपका OR और OH आ जाए इसको बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। सोचिए, तो इसी के ऊपर अटैक करके कहानी के अंदर OR वाली बात लाया है।
तो कैसे लाया है, पहले आपका OH बनाया होगा और उसी में मिथाइलेशन कराकर OCH3 बना दिया। यहाँ OH बनाया होगा, OH के कॉरस्पॉन्डिंग मिथाइलेशन कराकर OCH3 बना दिया। मतलब इस हेमी एसिटल के ऊपर रिएक्शन करके बैक से आपने इसको बना लिया है। ये तो किया है, एसिटल बना दिया। सोचिए, तो यही जो एसिटल लिंकेज होता है सुगर्स में, इसी एसिटल लिंकेज को हम बोलते क्या हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कहीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बस में आगे चलिए एनालाइज करिए। मेंशन ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द ग्लाइकोसाइड्स डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। जो ग्लाइकोसाइड मतलब इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, और जो ग्लाइकोसाइड में कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब फेलिंग के साथ, टॉलिन्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो बोल रहा है ग्लूकोसाइड डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। दूसरा, द ग्लाइकोसाइड डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब HCN के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, और हाइड्रोक्सिल अमीन, ये भी सही है। क्योंकि कहानी के अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, दैट इज कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बस में आगे, जो कहानी के अंदर एल्डिहाइड होता तो हम कहीं ना कहीं टॉलेंस के साथ रिएक्शन करते, फेलिंग के साथ रिएक्शन करते, HCN के साथ रिएक्शन करते, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते। लेकिन जो कहानी के अंदर फ्री एल्डिहाइड नहीं है, तो इन रिएक्शन की बात हम नहीं करेंगे। तीसरा, बिहेवियर ऑफ ग्लाइकोसाइड as stated in S1 S2 indicate the absence of free aldehyde group। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब फ्री एल्डिहाइड नहीं है, इसका तो ये सारे के सारे रिएक्शन नहीं होंगे। दैट मींस स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट बोल रहा है द टू फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर इनएंसिमर। यही कहानी में ट्विस्ट है। इनएंसिमर क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियोआइसमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए इसको, और ध्यान से देखिए इन दोनों को, और इन दोनों को देखोगे तो एक का OCH3 इधर है, एक का OCH3 इधर है। और जो स्टीरियो केमिस्ट्री बदल गई, तो एनोमेरिक कार्बन पे OR की पोजीशन बदल गई, तो ये आपस में इनएंसिमर नहीं है बल्कि डायस्टीरियमर्स हैं। और जो डायस्टीरियमर्स हैं, यहां बोल रहा है इनएंसिमर है, दैट मींस यही हमारा गलत है। तो गलत है, तो S1 S2 S3 ठीक है, S4 गलत है। तो देखो कहां है, 3 सही चाहिए, एक गलत चाहिए, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब दो स्टीरियो आइसमर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तब हम बात करेंगे इनएंसिमर की। लेकिन दो स्टीरियो आइसमर्स अगर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तब हम बात करेंगे डाया स्टीरियमर्स की। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद टार्टेरिक एसिड, राइबोस एंड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली। ये आपका टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये आपका राइबोस का स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और रिएक्शन किससे करना है? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे रिएक्शन करेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करके इस एसिड को निकाल देता है। और जब एसिड को निकाल देता है तो ROCOCH3 बना देता है। इसी को हम AC लिख देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग ROAC का फॉर्मेशन कर देता है। तो जितने भी ये OH ग्रुप होंगे उतने ये OAC बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप को देखना है, और जब नंबर ऑफ OH ग्रुप को देखना है तो टार्टेरिक एसिड में OH का नंबर कितना है? 2। तो 2 जगहों पे OAC आने वाला है, तो यहां पर 2। इसमें देखो तो इसमें आपके पास एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां भी है, 4 है। और जो 4 है तो इसका 4 एसिटिक एनहाइड्राइड का यहां यूज होगा। इसमें आ जाओ तो इसमें देखोगे तो एक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है और पांचवा यहां है। तो यहां 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज होगा। तो टार्टेरिक एसिड में 2, राइबोस में 4 और यहां पर ग्लूकोज में 5। यही देख लो 2 4 5, तो 2 4 5 यही हमारा आंसर है। बी में कह रहा है 2 3 4, सी में कह रहा है 4 5 6 और डी में बोल रहा है 4 5 5। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।